गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी नेट हिंदी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने पीवाईक्यू के 2024 और 2025 के पीवाईक्यू कर लिए हैं और आज से हम शुरू करेंगे यूनिट 7 कहानी। हमारे यूजीसी नेट में जो हमारी यूनिट 7 है वो कहानी से रिलेटेड है और अब हमारे सिलेबस में टोटल 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो हम आज पहली कहानी पढ़ेंगे और रोज हमारी एक क्लास होगी जिसमें हम 21 दिन में अपनी 21 कहानियाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा ये रहेगा। आज की क्लास हमारी छोटी होगी क्योंकि एक टोकरी भर मिट्टी हमारी छोटी सी कहानी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी है? तो एक टोकरी भर मिट्टी ये कहानी है आपकी माधवराव सप्रे की। प्रकाशन वर्ष इसका 1901 है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में आपकी है प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। ठीक है, ओके। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। पहले लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ेंगे, फिर कहानी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। एक मिनट। कहानी की जो हमारी पहली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कहानी की लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहानी से आपने अगर पीवाईक्यू देखे हैं तो आपको पता होगा कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए हमें कहानी को लाइन बाय लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। ठीक, किसके पास में? एक जमींदार है, उसके महल के पास में एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी हुई थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती उसके वृद्ध काल में उसका एकमात्र आधार थी। ठीक है, तो इसमें इतनी लाइन में ये बताया गया है कि एक जमींदार है, एक विधवा है। पात्र नोट करने चला, हालांकि मैं आगे पात्र नोट कराऊंगी, फिर भी अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। पात्र में एक आपका जमींदार आता है, दूसरा आपकी विधवा आती है। गरीब है, अनाथ विधवा, मतलब उसके आसपास कोई नहीं है। ठीक है, जमींदार साहब को लालच आता है और वो चाहते हैं कि उनके महल के पास वाली झोपड़ी हट जाए और उनका महल वहां तक पहुंच जाए। तो विधवा को बहुत बार कहते हैं कि अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा लो, लेकिन विधवा वहां से नहीं हटाती है। ठीक है, क्योंकि वो जो विधवा है वहां पे बहुत टाइम से रह रही थी। उसका जो बेटा, उसका पति, उसकी बहू, सारे के सारे उसी झोपड़ी में डेथ किए थे, मतलब सबकी मृत्यु उसी झोपड़ी में हुई थी। तो उसकी पोती और जो उसकी पोती है उसकी उम्र कितनी है? 5 साल। वेरी इंपॉर्टेंट है, उम्र वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कहीं भी, किसी भी कहानी में विधा, कुछ भी आप अपने सिलेबस से संबंधित पढ़ रहे हो उसमें अगर किसी का आपको उम्र या आयु दी हुई है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो पतहू कितने वर्ष कन्या छोड़कर चल बसी थी, मतलब उसकी बहू भी डेथ हो कर गई है अब, और उसकी एज कितनी थी उसकी बच्चे की? 5 साल। तो अभी कौन कौन उस झोपड़ी में रहता था? विधवा और उसकी 5 साल की पोती। ठीक है, अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। तो एकमात्र आधार कौन था उसके वृद्ध काल में? उसकी पोती। ये हो सकता है वन लाइनर में पूछ ले कि विधवा का एकमात्र आधार कौन था, तो उसकी पोती थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसी कहानी में आगे पढ़ते हैं। जब कभी उसे अपने पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने जमींदार श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन ऐसा लग गया था बिना मरे वह वहां से नहीं ही निकलना चाहती थी। ठीक, देखो, अगर आप कहीं एक जगह रह रहे हो, बचपन से आप रिलेट कर पाओगे। जैसे कुछ लोगों को घर से बाहर नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए जब निकलना पड़ता है तो उनके मन में जब जाने का डेट आता है तो घर 2 दिन 3 दिन पहले बहुत मन विचलित होने लगता है। ठीक है, अगर आपको अचानक से पता चले कि आपका घर हमेशा के लिए छूटने वाला है और उसमें आप कभी वापस भी नहीं आ सकते हो, तो जाहिर सी बात है आपको दुख तो होगा। ठीक, और पूर्व स्थिति या फिर आपके साथ उस घर में जो जो घटनाएं घटी हैं, अच्छी बुरी सारी चीजें आप उसको याद करोगे। ठीक
ठीक, तो बस वही चीज यहाँ पर भी हो रही, जब उसको अपने याद आती है कि कैसे उसका पति बेटा बहू का साथ रखते, लेकिन एक एक करके सबकी डेथ हो जाती है। अब उसके पास में सिर्फ उसकी पोती है। ओके, आगे पढ़ते हैं। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए हैं, यानी कि जमींदार साहब जो है उन्होंने बहुत कोशिश की कि विधवा झोपड़ी खाली कर दे, लेकिन वह विधवा नहीं मानी, तो वो अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक, कहने का मतलब ये है कि वकील को उन्होंने पैसे दिए और अदालत से झोपड़ी पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगेगी। अनाथ तो वो पहले से ही थी, अब वो जाकर कहीं पास पड़ोस में ही रहने लग गई। ठीक, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। ठीक, हो सकता है आंटी आपसे कभी पूछ ले, क्योंकि जिस हिसाब से आंटी अभी मिड ऑफ द लाइन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो कि विधवा हाथ में लेकर क्या गई थी, श्रीमान के यहाँ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर गई थी। श्रीमान के पास एक टोकरी लेकर गई थी। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। तो जब उसको वहां से हटाने के लिए जमींदार साहब बोलते हैं, तो वह कहती है कि महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं यहाँ इसे लेने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, एक विनम्र निवेदन है आपसे मेरा, उसे आप सुन लीजिए। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। मतलब जब से वह झोपड़ी से गई है, उसकी जो पोती है उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, वो खाना नहीं खा रही है। ठीक है, वह यह कह रही है कि जिद कर रही है कि आप अपने घर चलो, तभी मैं वहीं खाना खाऊंगी। और भाई कितनी बड़ी, 5 साल की बच्ची है सिर्फ। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाऊं तो रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। मतलब वह कहती है कि एक टोकरी भर मिट्टी मैं यहाँ से ले जाऊंगी, उससे चूल्हा बनाऊंगी, और मुझे भरोसा है कि मेरी जो पोती है वो खाना खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी परमिशन हो, तो क्या मैं इस टोकरी में मिट्टी ले जा सकती हूँ? श्रीमान ने आज्ञा दे दी। ठीक है, विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अभी भी जब जो लोग घर से बाहर रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि जब कभी आप घर जाते हो तो आपका जो, जहाँ आप बैठते थे, जहाँ आप, आपका जो कमरा होगा, जो आपके एक स्पेसिफिक प्लेस होगा, वहां आप जाते होगे ना, तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे मैं ये काम करता था, तो आपको याद आता है ना। वही चीज है यहाँ पर भी, कि वह विधवा जैसे ही झोपड़ी के अंदर जाती है, उसको पुरानी बातों का स्मरण होता है, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। ठीक, अपने दुख को किसी तरह संभाल कर वह अपनी टोकरी में एक मिट्टी, मतलब अपनी टोकरी मिट्टी से भर लेती है, हाथ से उठाकर उसे बाहर ले आई। ठीक है, विधवा क्या करती है, किसी तरह उसने अपने आप को समझाया और अपने टोकरी मिट्टी भर से भर ली और उसे उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूं। कि महाराज आप इस टोकरी में जरा सा हाथ लगा दीजिए, या मेरे से उठ नहीं रही है, ताकि इस टोकरी को मैं अपने सर पे रख के यहाँ से ले जा सकूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी, तो मन में कुछ दया आ गई। ठीक, किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। मतलब उन्होंने किसी नौकर को नहीं कहा कि इसकी टोकरी उठवा दो, वो खुद ही स्वयं आगे बढ़ गए टोकरी उठवाने के लिए। ठीक है, जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। जैसे उन्होंने टोकरी को हाथ लगाया तो उनको एहसास हुआ कि यह टोकरी उनसे उठेगी नहीं। फिर तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। अब श्रीमान जी ने ले लिया है इसको ईगो पे, कि जब कोई काम आप करना चाह रहे हो और किसी के सामने आपकी इज्जत का सवाल हो, तो आप पूरी ताकत कर लगाते हो ना उसको करने के लिए।
वही चीज है कि अब वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो टोकरी उठा लें, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भर ऊंची ना उठी। ठीक, जहां रखी थी टोकरी वो वैसे ही रखी रही, टस की मस नहीं, मतलब 1 इंच भी वो टोकरी नहीं हिली। वह लज्जित होकर कहने लगे, अब लज्जा तो आएगी ही, गुस्सा भी आया होगा उनको। नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। अब श्रीमान जी कहते हैं नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो। अब विधवा को मौका मिल गया अपनी बात कहने का, तो वो कहती है कि महाराज नाराज मत होइएगा, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही है, इस झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी आपसे नहीं उठाई जा रही है, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ठीक, तो अब वो यहाँ पे एथिकली उसके साथ में नैतिकता से बात करती है, नैतिक व्यवहार करती है कि आपसे एक टोकरी भर मिट्टी महाराज नहीं उठ रही है, तो इस झोपड़ी में हजारों टोकरी मिट्टियां पड़ी हैं, क्या आप उनका भार जन्म भर उठा पाओगे? जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। हो सकता है आंटी आपसे पूछ ले कि जमींदार साहब किससे भूल गए थे? तो धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। अपना कर्तव्य क्यों भूल गए थे? धन मद से गर्वित होकर। ठीक है, एक तो इसका हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए, पहली लाइन पता होनी चाहिए और आखिरी लाइन हमें, आखिरी की 2 लाइनें, 2 से 3 लाइन जो है ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, मतलब एक एक पैराग्राफ की कहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है। अगर सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर सकोगे। ठीक है, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। जैसे विधवा ने उनसे कहा कि एक टोकरी भर मिट्टी आपसे उठाई नहीं जा रही है, तो आप इतनी सारी टोकरी भर मिट्टी कैसे जन्म भर उसका भार लेके आगे चलोगे? तब जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन होता है और उनकी आंखें खुल जाती है और सत्कर्म का पश्चाताप कर सॉरी सत्कर्म का पश्चाताप कर वो विधवा से क्षमा माफी मांगते हैं और उसकी झोपड़ी वापस दे देते हैं। लास्ट में विधवा को वो झोपड़ी वापस मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें हृदय परिवर्तन की कहानी थी। आदर्शोन्मुख कहानी कह सकते हैं कि लास्ट में यथार्थ से हट के आप आदर्श की तरफ आ गए हैं। तो क्योंकि यथार्थ में अगर देखा जाए तो ऐसा कहीं होता नहीं है। ठीक, ये सिर्फ आदर्शोन्मुख यथार्थ जब लिखा जा रहा है तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्टोरी में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, आगे मैं नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, मतलब इसका पात्र परिचय जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से पात्र हैं। तो एक विधवा है, ठीक, उसका पति और इकलौता पुत्र और उसकी बहू, ये 3 मृत पात्र हैं। अभी तक कभी एनटीए ने पूछा नहीं है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के मृत पात्र कौन कौन से हैं। तो मृत पात्र में आ जाएगा पति, इकलौता पुत्र और पतोहू। ठीक, 5 वर्षीय कन्या जो है, पोती वृद्ध की, वो उसके जीवन का एकमात्र आधार है। मतलब अब दादी और 5 साल की पोती एक साथ दोनों रहते हैं। जमींदार किस चीज से गर्वित हो गए थे? अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। ठीक है, आगे आते हैं। वो जो विधवा है, एनटीए में भी आपसे पूछ ले कि विधवा उस चूल्हे जो मिट्टी एक टोकरी भर लेके जाना चाहती थी उससे क्या करना चाहती थी? तो वह उससे चूल्हा बनाना चाहती थी जिससे उसकी पोती खाना पीना शुरू कर दे। तो मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने का उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपको सारा पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अप्लाइड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, फैक्चुअल और अप्लाइड हमारा दोनों पे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। कहानी पढ़ने से आपके फैक्ट क्लियर हो गए, बट थोड़ा सा बियॉन्ड ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। जैसे कि घर की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि एक टोकरी भर मिट्टी के अनुसार घर की परिभाषा क्या है। ठीक, तो घर की वह स्मृतियों, संबंधों और भावनाओं का पवित्र संग्रह है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए।
सेकंड अगर आपकी बात करें तो एक, हाँ ये स्टेटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अन्याय का बोझ अंततः अन्यायी को ही उठाना पड़ता है। सिंपल सी बात है, हमको बचपन से सिखाया जाता है अगर आप गलत कर रहे हो किसी के साथ में तो आपके साथ भी गलत होगा, अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन इससे आपके अंदर एक एथिकल वैल्यू डेवलप होती है जिससे आप किसी के प्रति गलत करने से पहले 10 बार सोचते हो, क्योंकि आपके मोरल्स आपके ऊपर इतने हावी होते हैं, आपको मोरली आप इतने स्ट्रांग होते हो कि आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में फीड है अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ भी गलत होगा, सिंपली। ठीक, तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो कार्मिक न्याय की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हुई है। फिर आता है आपका सामाजिक न्याय की बात होती है। सामाजिक न्याय के पक्ष से अगर देखा जाए तो यहाँ पे वर्ग संघर्ष का चित्रण हुआ है। सप्रे जी ने वर्ग संघर्ष को दर्शाया है। जमींदार आपका सबल मतलब आपके जो सक्षम वर्ग से आते हैं, और जो आपकी विधवा है इसमें, मतलब आपकी सॉरी, जो यहाँ पे पात्र विधवा है, अनाथ विधवा, उस वो आपकी निर्बल समुदाय से आती है, मतलब वो कमजोर है, गरीब है, और जमींदार आपके धन से संपन्न है। तो एक प्रकार से वर्ग संघर्ष का भी चित्रण किया गया है। ठीक है, जमींदारी प्रथा और निर्बल वर्ग के शोषण पर करारी चोट। मे बी एनटी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे कि एक कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार कौन कौन से कथन सही हैं, और उसमें आपसे एक दो ये कथन दे दिया जाए कि वर्ग संघर्ष का चित्रण है, या उसमें जमींदारी प्रथा और निर्बल वर्ग के शोषण को दिखाया गया है। ठीक है, उसमें कार्मिक न्याय की बात करी गई है। तो ये चीज जो है आपको कहानी पढ़ के और कहानी के बाद ये 2-3 पॉइंट आपको निकालने होंगे वहां से, क्योंकि भी ऐसे एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ेंगे कुछ प्रश्नों की ओर जो कि हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के सामाजिक यथार्थ के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। सामाजिक यथार्थ की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब समाज से अगर आप रिलेट करके देखोगे तो क्या कहना चाह रहा है। क्या शहरी मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण है, तो शहर की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, कट गया स्टेटमेंट। केवल पारिवारिक संस्कारों की कथा है, तो सिर्फ यहाँ पे पारिवारिक संस्कारों की बात नहीं हुई है, केवल भी लग गया तो एक लिमिट आ गई। जमींदारी व्यवस्था और शोषण की विडंबना को उजागर करती है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप इस कहानी को पढ़ते हो तो आपको पता चल रहा है कि एक जमींदार है जो एक गरीब असहाय विधवा को प्रताड़ित कर रहा है, शोषित कर रहा है। ठीक है, अपने लालच की वजह से, अपने घमंड की वजह से। तो आपका बी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ये आपके सामाजिक यथार्थ की बात यहाँ पर करी गई है। हर ताकतवर इंसान, हर शोषित इंसान, मतलब हर कमजोर इंसान को, सबकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर एनिमल्स में भी पैटर्न नोटिस करो तो जो आपका स्ट्रांग है वो अपने से कमजोर वाले को डोमिनेट ही करता है। डोमिनेटिंग बिहेवियर इसको हम बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई आप बहुत सक्षम है, ठीक, तो वो जो कमजोर व्यक्ति है उसको वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने के लिए जाने अनजाने में ही वो प्रताड़ित उसको करेगा। ठीक है, जैसे हमारे घर में छोटे भाई बहन होते हैं, लाइक हम उनको पानी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, बिना मतलब हमारा कहीं का गुस्सा हम उन पे निकाल देते हैं। ये भी कह सकते हैं सामाजिक यथार्थ नहीं, लेकिन इसको एक यथार्थ के साथ तो जोड़ ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी कहानी के इतिहास में किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि हिंदी की जो प्रारंभिक मौलिक कहानियां लिखी जा रही थी, जब ये डिस्कस हो रहा था कि किसे पहली कहानी माना जाए, तो उसमें एक टोकरी भर मिट्टी का भी नाम आता है। ठीक है, तो यह हिंदी की प्रारंभिक मौलिक कहानियों में से एक मानी जाती है। ठीक, इसके बाद आते हैं 5वां प्रश्न, पहले देख लेते हैं फिर उधर स्लाइड पे चलते हैं। विधवा के अंतिम कथन का वास्तविक प्रभाव क्या हुआ। विधवा ने अंतिम कथन कहा ना कि जब आप एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठा पा रहे हैं तो इतनी सारी जो हजारों टोकरी मिट्टी यहाँ पे पड़ी हुई है उसका भार आप कैसे उठाएंगे। तो वह जमींदार को आर्थिक सौदा स्वीकार करने के लिए बाध्य करती। आर्थिक सौदे की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उसको मतलब जिसको बोलते हैं कि आपको अगर कोई पैसा दे रहा है तो आप चुप बैठ जाओगे, तो आर्थिक सौदा के लिए यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। कहानी को केवल भावुक मोड़ देती है अर्थहीन रूप से, अगर वह अपनी झोपड़ी उसको, मतलब उसकी झोपड़ी उसको वापस नहीं करता तब ये स्टेटमेंट सही था, लेकिन झोपड़ी जो है उसने वापस कर दी है, तो बी स्टेटमेंट भी आपका कट गया, गलत हो गया है। वह जमींदार के भीतर नैतिक चेतना और पश्चाताप जगाती है। सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि
वो नैतिक चेतना जब आंखें खुलती है ना उसकी, फिर उसको पश्चाताप होता है और वो उसकी झोपड़ी वापस कर देता है। कानूनी न्यायालय से जीत सुनिश्चित करती तो ये जमींदार करता है, ठीक, ना कि विधवा करती है। और यहाँ पे हमें विधवा के संबंध में बताना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन सेकंड और फोर्थ, दो क्वेश्चन है, ये देखते हैं। कहानी में मिट्टी और टोकरी के प्रतीकात्मक अर्थ के बारे में सही विकल्प चुनिए। तो मिट्टी और टोकरी का प्रतीकात्मक अर्थ, मिट्टी का अर्थ है घर की स्मृति और आत्मा, ठीक, और टोकरी अन्याय का नैतिक भार। बी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। कहानी की केंद्रीय थीम के संदर्भ में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे नैतिक न्याय दिखाया गया है क्योंकि लास्ट में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। मानवीय संवेदना दिखाई गई है, सामाजिक सुधार की बात की गई है। वर्ग चेतना अगर दिखाया गया है, वर्ग संघर्ष, तो वहाँ पे सामाजिक सुधार भी दिखाया जाएगा। व्यक्तिगत लाभ और आर्थिक चतुराई, ये आपका केंद्रीय तो नहीं हम कहेंगे, ठीक है। दंड व्यवस्था, कानूनी विजय की प्रशंसा भी नहीं करी गई है। कल्पना और हास्य मनोरंजन भी नहीं है, तो फोर्थ भी आपका कटेगा। करेक्ट स्टेटमेंट आपको कौन सा होगा? सी, ठीक है। एक चीज और ये नोट कर लेना कि इस कहानी का अगर समाज से रिलेट देखा गया है, समाज को देखा जाए, तो उस समय के जो 1901 के 1900 के आसपास या 1901 के आसपास का जो आपका औपनिवेशिक भारत था, उसका चित्रण किया गया है। क्योंकि उस समय जमींदारी प्रथा वगैरह बहुत प्रचलित थी और जमींदार शोषण करते थे, ठीक है, कर लगा के। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है। फिर कुछ क्वेश्चन है हमारे, ये देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो ये आपका 1900 होगा। 1901 भी इसका आपका प्रकाशन वर्ष है। अगर ऑप्शन में 1901 और 1900 दोनों है तो आप 1901 पे टिक करना, ठीक है। कहानी की विधवा के चरित्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? विधवा के चरित्र की बात कर रही है, वह पूर्णतः निर्बल और निर्णयहीन है, निर्णयहीन नहीं है। पूर्णतः पूरी तरीके से गलत। वह केवल भावुक है, व्यवहारिक नहीं। वह सिर्फ इमोशनल है, व्यवहारिक नहीं, तो ये भी गलत है। देखो, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप बहुत इमोशनल होके भी कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत प्रैक्टिकल होके भी नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिकली और इमोशनली बैलेंस जितना बना के रखोगे उतना खुश रहोगे। वह दीन होते हुए भी बुद्धिमान और रणनीतिक है। सी स्टेटमेंट गलत सही है आपका, क्योंकि विधवा जो है वो गरीब है लेकिन बुद्धिमान है और उसकी स्ट्रेटजी अच्छी है। तो आप किसी काम को भी करने जा रहे हो, अपनी स्ट्रेटजी अच्छी बनाओ, उसके पीछे का अपना इंटेंशन सही रखो, सही ही होगा आपका वर्ग। वह जमींदार के प्रति आरंभ से विद्रोही थी, तो ऐसा कुछ नहीं। डी स्टेटमेंट भी आपका गलत है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के रचनाकार माधवराव सप्रे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छायावाद युग के प्रमुख कवि थे। अगर आपको छायावाद का प्रकाशन वर्ष पता है तो ये 1918 से 1936 के आसपास है छायावाद। तो ए स्टेटमेंट तो आपका कट गया ना, ये आपका 1901 में कहानी लिखा जा रहा है ना। वे हिंदी आधुनिक कहानी के प्रारंभिक रचनाकारों में से एक थे, वन ऑफ देम, ठीक, में से एक थे, ठीक है। बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। सी और डी स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है। किसी स्टेटमेंट में से केवल लिमिट लग गई, पूर्णतः, तो ये आपके स्टेटमेंट सही होने के चांस बहुत कम रहते हैं। अगर आप पीवाईक्यू क्लास भी देखोगे तो उसमें मैंने पूरा बताया एनालाइज करके कैसे आपको स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना होता है। नेक्स्ट आता है कहानी के शीर्षक। एक टोकरी भर मिट्टी में मिट्टी किसका सबसे उपयुक्त प्रतीक है? तो मिट्टी जो आपका प्रतीक है घर की आत्मा और स्मृति का प्रतीक है, ठीक है। प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं होगा, कृषि उत्पादन की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ आर्थिक संपन्नता की भी बात नहीं हो रही है, तो आपके पास में एक ही स्टेटमेंट बचता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जमींदार के परिवर्तन पश्चाताप का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? जमींदार को पश्चाताप क्यों होता है, हृदय परिवर्तन क्यों होता है? आर्थिक लाभ की नई योजना? जी नहीं। विधवा के तर्क में निहित नैतिक सत्य, नैतिक सत्य की, नैतिक मूल्यों की बात हो रही है ना यहाँ पे। ग्राम समाज का प्रत्यक्ष दबाव, तो ये तो जमींदार लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जमींदार जो है उनको कहाँ से होगा, कतई नहीं है ये तो। अदालत का तत्काल आदेश, तो अदालत से तो उसको आदेश मिलता है कि झोपड़ी पर उसका कब्जा हो गया है। हृदय परिवर्तन की तो बात ही नहीं है, तो बी स्टेटमेंट आपका
करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, हाँ। सामाजिक संदर्भ देख लीजिए, जमींदारी प्रथा, विधवा की दुर्दशा और वर्ग संघर्ष, 1900 के भारत का सजीव चित्रण। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूछा जाएगा आपसे। तो आज की कहानी हमारी इतनी थी, छोटी सी कहानी थी। कहानी पढ़ के आपको कैसा लगा है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। क्लास जरूर देखिएगा पूरी। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एग्जाम तक हम ऐसे ही रेगुलर क्लासेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।